नमस्कार प्रिय छात्रों एवं दर्शकों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा छठी की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा से पाठ 6 समुद्र तटः पढ़ेंगे, जिसमें हम समुद्र तट के बारे में जानेंगे। चूँकि भारत सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से संपन्न देश है, यहाँ की संस्कृति सभ्यता इसे एक आदर्श देश बनाती है, लेकिन वहीं भारत की भौगोलिक स्थिति इसे अन्य देशों से भी समृद्ध बनाती है। भारत भौगोलिक दृष्टि से एक संपन्न देश है। यहाँ विशाल प्राचीन पहाड़ एवं पर्वत हैं, तो वहीं रेगिस्तान भी हैं। यहाँ हरे भरे जंगल और जीव जंतु हैं, तो वहीं नदियों और झीलों की सुंदरता है। लेकिन इसके साथ ही भारत एक प्रायद्वीप भी है, जो तीनों ओर से विशाल सुंदर समुद्रों से घिरा हुआ है। भारत की सुंदरता और विशालता के गवाह ये समुद्री तट हैं, जो नीले समुद्र के सामने सुनहरी चमकती रेत पर लहराती लहरों के साथ अनुपम दृश्य प्रदान करते हैं। समुद्र तटों से उगते और डूबते सूर्य का अद्भुत नज़ारा केवल भारत में ही आपको देखने को मिलता है। भारत के समुद्री तट भारत का गौरव भी हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं और इन समुद्री तटों की खूबसूरती में खो जाते हैं। भारत के यह समुद्री तट भारत की गरिमा में प्रस्तुति करते हैं। तो आइए अब हम समुद्र तट के बारे में पढ़ेंगे। एषः समुद्र तटः, एषः यह समुद्र तटः समुद्र का किनारा, एषः समुद्र तटः यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, अत्र मतलब यहाँ, जनाः लोग, पर्यटनाय घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, केचन मतलब कुछ, तरंगैः मतलब तरंगों लहरों से, क्रीडन्ति मतलब खेलते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति कुछ तरंगों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, और कुछ नौका भी नौका से जलविहारम जलविहार को कुर्वन्ति करते हैं। जलविहार मतलब नौकाओं से जल पर वो क्रीड़ा करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, तेषु उनमें से, केचन कुछ, कन्दुकेन क्रीडन्ति, कन्दुक यानी गेंद, तो कन्दुकेन गेंद से क्रीडन्ति खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, बालिका और बालक बालुका भी बालू मिट्टी से, बालुकागृहं बालू के घर को, रचयन्ति बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, मध्य मध्य बीच बीच में, तरंगा लहरें, बालुकागृहं बालुका के घर को, प्रवाहयन्ति बहा ले जाती हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, बीच बीच में लहरें बालुकागृह को बहा ले जाती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, एषा यानी यह, क्रीड़ा खेल, प्रचलति चलता ही, एव चलता ही रहता है। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, ऐसी क्रीड़ा चलती रहती है। कौन सी? मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, कि बीच बीच में तरंगे बालुकागृह को बहा ले जाती हैं और यह क्रीड़ा चलती रहती है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट केवल पर्यटन स्थान ही नहीं है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, यहाँ मत्स्यजीविनः यानी मछली से जीवन यापन करने वाले अर्थात मछुआरे, तो अत्र यहाँ मत्स्यजीविनः मछुआरे, अपि मतलब भी, स्वजीविकाम अपनी जीविका को, चालयन्ति चलाते हैं। अत्र मत्स्यजीविनः स्वजीविकाम चालयन्ति, यहाँ मत्स्यजीवी भी अपनी जीविका को चलाते हैं। कुछ मुश्किल शब्दों को हम देखते हैं अर्थ के साथ। समुद्र तटः समुद्र का किनारा, बालुका भी बालू मिट्टी से,
जनाः यानी लोग, बालुका गृहम बालुका घर, पर्यटनाय यानी घूमने के लिए, प्रवाहयन्ति बहा ले जाती हैं, तरंगई लहरों के साथ, प्रचलति एवं चलता रहता है, नौका भी नौकाओं के द्वारा, पर्यटन स्थानानि यानी घूमने की जगह, जल विहारम यानी जल क्रीड़ा, मत्स्यजीविना यानी मछुआरे, कंदुकेना गेंद से, चालयंती चलाते हैं। तो आइए अब हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से गद्यांश को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न है, समुद्र तटे जनाः किमर्थम आगच्छन्ति? समुद्र तट पर लोग किमर्थम आगच्छन्ति किस लिए आते हैं? उत्तर होगा समुद्र तटे जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। हमारा अगला प्रश्न है, बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः किम रचयन्ति? बालक और बालिकाएं बालुका से क्या बनाते हैं? तो उत्तर होगा बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। के केवलं पर्यटन स्थानानि न सन्ति? कौन केवल पर्यटन स्थान ही नहीं है? उत्तर होगा समुद्र तटाः केवलं पर्यटन स्थानानि न सन्ति। अगला प्रश्न है, मत्स्यजीविना स्वजीविकां कुत्र चालयन्ति? मछुआरे अपनी जीविका कहाँ पर चलाते हैं? उत्तर होगा मत्स्यजीविना स्वजीविकां समुद्र तटे चालयन्ति। अब हम क्रियापदों का वाक्य में प्रयोग करते हैं। क्रियापद जैसे जितने भी पद इस गद्यांश में प्रयोग हुए हैं, जैसे आगच्छन्ति, रचयन्ति, कुर्वन्ति, क्रीडन्ति, उनका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। क्रियापद है आगच्छन्ति, वाक्य प्रयोग बनेगा इसका, ते विद्यालयम आगच्छन्ति, वे सब विद्यालय आते हैं। क्रीडन्ति खेलते हैं, यानी कि ये बहुवचन में इनका प्रयोग है, क्रीडन्ति, आगच्छन्ति। बालिकाः कंदुकेन क्रीडन्ति, बालिका कंदुक से यानी गेंद से, क्रीडन्ति खेलती है। कुर्वन्ति जनाः जल विहारम कुर्वन्ति, लोग जल विहार करते हैं। रचयन्ति वृक्षाः वनम रचयन्ति, वृक्ष वन को बनाते हैं। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि वृक्ष जो है वन को बनाते हैं, और यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ बालुका गृह बनाती हैं। तो रचयन्ति का प्रयोग जब हम करेंगे तो ये भी हो सकता है वृक्षाः वनम रचयन्ति, और बालिका बालकाः च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। प्रवाहयन्ति यानी बहा ले जाते हैं, क्रियापद है प्रवाहयन्ति, तो क्या बहा ले जाती हैं? तरंगाः बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, तरंगें बालुका गृह को बहा ले जाती हैं। तो प्रवाहयन्ति का प्रयोग होता है तरंग के साथ। अगला है क्रियापद प्रचलति, तो प्रचलति का वाक्य प्रयोग हम करते हैं सीधा सीधा, एषा क्रीडा प्रचलति, इस तरह की क्रिया चलती है। एषा भाषा प्रचलति, ऐसी भाषा प्रचलित होती है या चलती है। चालयन्ति, अगला क्रियापद है चालयन्ति, तो क्या चलाते हैं? समुद्र तटे मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, मत्स्यजीविनः यानी कि मछुआरे, समुद्र तटे मत्स्यजीविनः स्वजीविकां चालयन्ति, समुद्र तट पर मत्स्यजीवी अपनी जीविका को चलाते हैं। इस तरह से ये हमारे कुछ क्रियापदों का वाक्य में प्रयोग था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, अस्माकं हमारे देशे देश में बहवः बहुत सारे समुद्र तटाः समुद्र तट सन्ति हैं, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पूरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पूरी तटाः अतीव प्रसिद्ध अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते,
गोवा का समुद्री तट विदेशी पर्यटकों द्वारा समधिकम सबसे अधिक रोचते पसंद किया जाता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। विशाखापत्तनम का तट वैदेशिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तट नारियल फल से जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग स्वैरम बिना रोक टोक के विहरन्ति विहार करते हैं, घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमाः। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में सबसे बड़ा है। इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। बहवः यानी बहुत से, अतीव अत्यधिक, रोचते पसंद किया जाता है। वैदेशिक व्यापाराय वैदेशिक यानी विदेशी व्यापार के लिए। नारिकेल यानी नारियल, ज्ञायते जाना जाता है। स्वैरम बेरोक टोक या बिना अवरोध के। विहरन्ति घूमते हैं। आइए अब हम इसको प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझते हैं। विदेशी पर्यटकेभ्यः कः समधिकं रोचते। विदेशी पर्यटकों के लिए कौन सबसे अधिक रुचिकर होता है? तो उत्तर होगा विदेशी पर्यटकेभ्यः गोवा तटः समधिकं रोचते। अगला प्रश्न हमारे पास है कि विशाखापत्तनम तटः किमर्थं प्रसिद्धः। विशाखापत्तनम का तट किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर होगा विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। विशाखापत्तनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तट केभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तट किसके वजह से जाना जाता है? तो कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तट नारियल फल से जाना जाता है। सर्वे जना स्वैरम कुत्र विहरन्ति। सभी लोग बिना रोक टोक के कुत्र विहरन्ति कहाँ विहार करते हैं, कहाँ घूमते हैं? उत्तर होगा सर्वे जनाः स्वैरं मुंबई नगरस्य जुहू तटे विहरन्ति। देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः तटः कः। देश के सागर तटों में सबसे विशाल तट कौन सा है? तो उत्तर होगा देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः तटः चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः अस्ति। पाठ में प्रयुक्त कुछ विभक्तियों को चिन्हित करते हुए हम समझेंगे कि कहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो विदेशी पर्यटकेभ्यः, विदेशी पर्यटकेभ्यः में है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। नारिकेल फलेभ्यः चतुर्थी बहुवचन। देशे सप्तमी विभक्ति एक वचन। वैदेशिक व्यापाराय चतुर्थी विभक्ति एक वचन। जुहू तटे सप्तमी विभक्ति एक वचन। नगरस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। सागर तटेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अब हम फिर से गद्यांश को पढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारतस्य यानी भारत के तिसृषु तीनों दिशासु दिशाओं में समुद्र तटाः समुद्र तट सन्ति हैं। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्मादेव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीप इति कथ्यते। अस्माद् यानी इसी, एव ही इसी ही कारणात् कारण से भारत देशः भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते। प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशायां यानी पूर्व दिशा में बंगोपसागरः बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशायां दक्षिण दिशा में हिंद महासागरः हिंद महासागर, पश्चिम दिशायां च और पश्चिम दिशा में
अरब सागरः अस्ति, अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां त्रयाणां, इन तीनों भी सागराणां, सागरों का संगम यानी मिलन कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। एतेषां त्रयाणामपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागरों का भी संगम होता है कन्याकुमारी तट पर। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र यहाँ पर पूर्णिमायां, पूर्णिमा तिथि को, चंद्रोदय चंद्रमा का उदय, सूर्यास्तं च और सूर्यास्त युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। सूर्यास्त होना और चंद्रोदय होना दोनों एक साथ ही द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। ज़रा हम शब्दार्थ को समझते हैं। तिसृषु, तीनों में, दिशासु, दिशाओं में, अस्माद्, इसी, कारणात्, कारण से, प्रायद्वीप, जल से घिरा भूभाग। प्रायद्वीप उसको कहते हैं जो प्रायः जल से घिरा है। चूँकि भारत प्रायद्वीप इसलिए है क्योंकि वो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कथ्यते मतलब कहा जाता है, युगपदेव एक ही साथ, द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। अब हम ज़रा प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझते हैं। सागराणां संगमः कस्मिन् तटे भवति? सागरों का संगम किस तट पर होता है? सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। कस्मात् कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीप इति कथ्यते। तो किस कारण से भारत देश प्रायद्वीप कहलाता है? क्योंकि भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्मादेव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीप इति कथ्यते। पूर्णिमायां काभ्यां युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। पूर्णिमा में काभ्याम किसका, युगपदेव द्रष्टुम शक्यते किसको एक साथ देखा जा सकता है? तो उत्तर होगा पूर्णिमायां चंद्रोदयं सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अगला प्रश्न है, भारतस्य पूर्वदिशायां किम् अस्ति? भारतस्य पूर्वदिशायां बंगोपसागरः अस्ति। भारतस्य दक्षिणदिशायां किम् अस्ति? भारतस्य दक्षिणदिशायां हिन्दमहासागरः अस्ति। भारतस्य पश्चिमदिशायां किम् अस्ति? भारतस्य पश्चिमदिशायां अरब सागरः अस्ति। तो आज हमने समुद्र तट के बारे में पढ़ा और समझा, और मैं आशा करती हूँ कि आपको भी यह पाठ अच्छी तरह से समझ आया होगा। धन्यवाद।